गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 23 जनवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है और वर्ष 2021 में इस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। और वर्ष 2021 में इस रिपोर्ट में भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान कितना था, 140 था। कितने देशों में? 156 देशों में। ठीक है, जो कि देखा जाए वर्ष 2020 की तुलना में भारत जो है वो 28 स्थान पीछे चला गया था। तो देखा जाए ये काफ़ी बुरा स्थिति, एक तरीके से वर्स्ट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, जो कि साउथ एशिया कंट्री में देखा जाए भारत की स्थिति बड़ी खराब है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। अगर हम 2020 की बात करें, 2020 में जो भारत की स्थिति थी वो 112 थी। कितने देशों में? 153 कंट्री में। वहीं अगर हम 2021 की बात करते हैं तो 140 थी। कितनी कंट्री में? 140 थी 156 कंट्री में। ठीक है, तो भारत की स्थिति बहुत ही खराब है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और देखिए एक प्रश्न भी पूछता है कि ये जो रिपोर्ट जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वो किन आधारों पे जारी किया जाता है। तो देखिए 4 आधार हैं। 4 आधार पे जो है इस रैंक को जारी की जाती है, जिसमें से सबसे पहला क्या है? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि आर्थिक भागीदारी और अवसर। एजुकेशनल अटेनमेंट, यानी कि शिक्षा का अवसर। हेल्थ एंड सर्वाइवल, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता। और लास्ट है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, यानी कि राजनीतिक सशक्तिकरण। तो इन चारों में देखा जाता है कि ये जो जेंडर है वो कितना यानी कि मेल एंड फीमेल का किस तरीके से पार्टिसिपेशन है, कितनी उनको जो है इक्वलिटी मिल रही है, इन 4 आधारों पे देखा जाता है। भारत में देखिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में तो बहुत ही बुरी स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं हम आज के सेशन पे, और सेशन पे चलते हैं जिसमें सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस स्थान पर आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी की खोज की गई है? डेनमार्क, आर्कटिक, अंटार्कटिका या फिर फिनलैंड? करेक्ट आंसर इससे अंटार्कटिका में खोजा गया है। आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी की खोज की गई है, जो अब तक की खोजी की सबसे बड़ी जो है कॉलोनी है, ब्रीडिंग कॉलोनी आइस फिश की। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। आइए इसके हम व्याख्या पे चलते हैं। तो देखा जाए कुछ वैज्ञानिकों के दलों के द्वारा देखा जाए तो ये अंटार्कटिका में वेडल सागर, ठीक है इंपॉर्टेंट है ये सागर, लोकेशन पूछा जाएगा आपसे। और ये ध्यान रखिएगा अंटार्कटिका में इस वेडल सागर में ही आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी की खोज की गई है। अगर हम इस आइस फिश यानी कि बर्फ की मछली की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नियोप्रेगेटोस्पिस आहना। ठीक है, और इस प्रजाति की जो खोज की गई थी वो वर्ष 2021 में फरवरी में किया गया था। इस अगर बर्फ़ की मछली की कुछ विशेषताओं की बात करें तो इस जो बर्फ़ की मछली है उसकी खोपड़ी देखा जाए वो भी पारदर्शी है, और इसका रक्त जो है वो पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट है, आर पार देखा जा सकता है। और ये ध्यान रखिएगा ये एकमात्र कशेरुकी है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अन्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें देखा जाए ऑक्सीजन को ले जाने के लिए जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की इसमें अनुपस्थिति पाई जाती है। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं मानव शरीर में, आपके जो शरीर में जो रक्त प्रवाह हो रहा है उसको कौन ले जा रहा है? ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के माध्यम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो होता है। लेकिन यहाँ पे तो हीमोग्लोबिन है ही नहीं, तो इसके शरीर में ऑक्सीजन कैसे? तो ये देखा जाए ये अपनी त्वचा के माध्यम से, ये जो बर्फ़ की मछली है ये अपनी त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन को अवशोषित करती है। और यह क्या है? एक विकासवादी अनुकूलन यानी कि इवोल्यूशनरी एडॉप्टेशन का एक तरीके से उदाहरण है। यहाँ पे अगर हम बात करें इस बर्फ़ की मछली का तो ये देखिए अगर हम अंटार्कटिका की बात करें तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा लो टेम्परेचर रहता है। तो इतने लो टेम्परेचर में ये मछली सर्वाइव कैसे करती है? तो यहाँ पे देखा जाए समय के साथ साथ इसने अपने पारदर्शी रक्त, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं, इसकी पिक्चर देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, इसके ब्लड तक ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो ये अपने पारदर्शी रक्त में एक प्रोटीन जो कि एंटी फ्रिज प्रोटीन को विकसित कर ली है, जो कि इतने लो टेम्परेचर में इसको रहने में काफ़ी ज़्यादा सहयोग करता है। ठीक है, अगर हम इसकी कॉलोनी की बात करें जो इनके द्वारा इतनी बड़ी कॉलोनी बनाई गई, उसका क्षेत्रफल देखा जाए तो इसका यह कॉलोनी जो है 240 वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैली हुई है। और इसमें भी देखा जाए लगभग 60 मिलियन सक्रिय घोंसले हैं, जिसमें औसत घोंसले 3 वर्ग मीटर को कवर करते हैं। और ध्यान रखिएगा ये दुनिया में खोजी गई अब तक की सबसे बड़ी मछली प्रजनन कॉलोनी है। ठीक है, कहाँ पे मिली है? यहाँ पे वेडल जो सी है, यहाँ पे आप लोकेशन देख रहे हैं, ये आपका अंटार्कटिका है जो कि साउथ पोल में, ध्यान रखिएगा।
और यहाँ पे आपको अंटार्कटिका दिख रहा है और ये देखिएगा ये वेदल सी है जहाँ पे ये कॉलोनी की खोजी गई है, यानी कि आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी जो खोजी गई है वो यहाँ पे ये लोकेशन है। ठीक है, चलिए आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पूरी लोकेशन एक बार ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम अगले प्रश्नों पे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? अंकटाड, विश्व बैंक, विश्व मुद्रा कोष या फिर WTO? करेक्ट आंसर इज ए, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा वैश्विक रुझान का जो मॉनिटर रिपोर्ट जारी किया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं क्या इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये अंकटाड का फुल फॉर्म है हिंदी में, इसके द्वारा देखा जाए तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट यानी कि वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो विश्व में निवेश किया गया है, जो FDI रही है उसकी स्थिति क्या है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए जो विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उन अर्थव्यवस्थाओं में अगर हम FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें तो उसमें क्या है 30% की वृद्धि देखने को मिला है विकासशील देशों में। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे हमें 26% जो है कमी देखने को मिली है 2021 में, पैंडेमिक वगैरह का भी कई कारण था। ठीक है, अगर हम यही बात करते हैं विश्व जो वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की 2021 में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पलटवार देखने को मिल रहा है, यानी कि बिल्कुल उलट देखने को मिल रहा है। यहाँ हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है 2021 में, जो 77% से बढ़कर अनुमानित $1.6 ट्रिलियन हो गया है, जो कि 2020 में कितना था, $929 बिलियन था, उनके पूर्व कोविड को पार कर गया है। तो एक तरीके से वैश्विक, अगर हम वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें तो एक तरीके बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है डायरेक्ट FDI में। और वहीं अगर हम विकसित देश की अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो अब तक का जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है किसमें, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में FDI का, जिसमें अगर हम FDI की बात करते हैं 2021 में तो अनुमानित जो किया गया था 777 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो कि 2020 में असाधारण रूप से निम्न स्तर से तिगुना था। ठीक है, तो एक तरीके से हमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी जो FDI का फ्लो बहुत देखने को मिल रहा है, विकसित अर्थव्यवस्था में भी हमें FDI का फ्लो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और ध्यान रखिएगा अगर हम अंकटाड की बात करते हैं तो आइए थोड़ा सा अंकटाड के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, अंकटाड की बात करें तो देखा जाए ये यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 30 दिसंबर को हुई थी, 1964 को हुई थी। इसके द्वारा इसका अगर हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में जेनेवा। और वर्तमान में जो इसकी महासचिव हैं वो हैं रेबेका। ठीक है, रेबेका ग्रिन्सपेन जो है वो इसकी महासचिव। और ध्यान रखिएगा अंकटाड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है और इसे मध्य अमेरिका की ये पहली महिला। ठीक है, तो ये मध्य अमेरिका के पहले, और ध्यान रखिएगा अंकटाड का नेतृत्व करने वाली ये पहली महिला है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं इसके द्वारा एक रिपोर्ट और जारी किया जाता है अंकटाड के द्वारा, तो वर्ल्ड, जैसा कि आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट वगैरह भी जो है इसके द्वारा जारी किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, आइए अब ध्यान रखिएगा, देखिए रिपोर्ट्स आपसे जरूर पूछा जाता है किसके द्वारा जारी किया जाता है, कौन संस्था जारी करती है, उससे संबंधित। चलिए अब अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं कि किस देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक आयोजित हुई है? भारत, चीन, ब्राजील, रूस। करेक्ट आंसर इज बी। जैसा कि आप जानते हैं इस वर्ष ब्रिक्स का जो है अध्यक्षता चीन कर रहा है और इस बार पहली बार जो है शेरपाओं की भी बैठक हुई है और इसकी अध्यक्षता जो है चीन के द्वारा किया गया है। ठीक है, आइए हम इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। तो चीन की ही अध्यक्षता में वर्ष 2022 के ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक हुई है, जो कि कब से कब तक हुई थी? ये हुई थी 18 से 19 जनवरी को हुई थी। किस माध्यम से? वर्चुअल माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से हुई थी। इसमें देखा जाए इस कार्यक्रम में जो है जो वर्ष 2022 का जो पूरा एजेंडा जो है उसके बारे में चर्चा किया गया है, जो कि ब्रिक्स देशों के बीच में जिसकी अध्यक्षता चीन कर रहा है इस वर्ष। ठीक है, 2022 के कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं पर चर्चा किया गया। इस बैठक के दौरान देखा जाए जो सदस्य देश हैं उन्होंने वर्ष 2021 की अगर बात करें कि किसने ब्रिक्स देशों की जो अध्यक्षता किया था, वर्ष 2021 में भारत ने किया था और भारत को जो सभी देशों ने क्या किया है, धन्यवाद दिया है। ठीक है, अध्यक्षता के लिए। वहीं इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था शेरपाओं की बैठक में? तो भारत के जो ब्रिक्स शेरपा हैं संजय भट्टाचार्य के द्वारा जो हिस्सा लिया गया था। अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स की अगर बात किया जाए तो ये देखा जाए 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है और ये 5 उभरती अर्थव्यवस्था यानी कि विकासशील देशों का जो एक तरीके से 5 सबसे विकासशील देशों को ये ब्रिक्स प्लेटफॉर्म एक साथ लाता है। और ये कौन कौन से देश हैं?
ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है। वहीं जो इसकी स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय देखा जाए कहाँ पे, संघाई चीन में है। वर्ष 2009 में जो है ब्रिक्स नेशन का पहला सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, रूस के एकतेरिनबर्ग में जो कि इसका सम्मेलन किया गया था। और वर्ष 2010 में, ध्यान रखिएगा, पहले इसको हम ब्रिक नाम से जानते हैं क्योंकि जब इसका जो इस संगठन का जब निर्माण हुआ था तो उस समय जो है साउथ अफ्रीका इसका सदस्य नहीं था। साउथ अफ्रीका वर्ष 2010 में जुड़ता है, दक्षिण अफ्रीका, और उसके बाद से इसका जो ब्रिक्स नाम क्या हो जाता है, ब्रिक्स नाम जो है बदल दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो 5 सबसे विकासशील देशों की ये जो अर्थव्यवस्था जो है, ये जो समूह है, इसमें अगर पूछा जाए आपसे कि वैश्विक आबादी का ये कितने प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये 41% का वैश्विक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि वैश्विक जीडीपी का ये कितना प्रतिनिधित्व करते हैं, ये 5 अर्थव्यवस्थाएं, तो 24% करती हैं और वैश्विक व्यापार का ये 16% जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, इन देशों के द्वारा, ब्रिक्स देशों के द्वारा वर्ष 2014 में जब 6वां सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे किया गया था, ब्राज़ील के फोर्टलेजा में किया गया था 6वां सम्मेलन। उस दौरान इनके द्वारा एक बैंक का निर्माण किया गया जिसे हम वर्तमान किस नाम से जानते हैं, एनडीबी, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया गया था इन 5 देशों के द्वारा। ठीक है, आप मुझे इस बैंक के बारे में बताइए कि इस नेशनल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो हुई थी 6वें सम्मेलन के दौरान ब्राज़ील के फोर्टलेजा में, जो है इन 5 देशों ने मिल करके इसकी स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि हाल फिलहाल में इस बैंक के कुछ जो है सदस्य बने हैं कुछ देश। ठीक है, वो कौन से सदस्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप मुझे उसके बारे में बताइए क्योंकि अब ये एक तरीके से अपना विस्तार कर रहा है ये बैंक और नए नए सदस्यों को जोड़ा है। तो हाल फिलहाल में कौन से सदस्य जो हैं, कौन से देश जो हैं इस बैंक के सदस्य बने हैं। ठीक है, वर्ष 2021 की अध्यक्षता भारत ने किया था, वर्ष 2022 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, चीन कर रहा है। ठीक है, ब्रिक्स की। आते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोला है। देखिए, एक सिंबल है, जिस तरीके से आप मैथ्स पढ़ते होंगे उसी टाइप का ये देख लीजिए, ब्रिज जो इस पुल का जो डिज़ाइन है, इन्फिनिटी का डिज़ाइन है, और ये किस देश में जो है ओपन हुआ है, जापान, मैक्सिको, फ्रांस या फिर संयुक्त अरब अमीरात। करेक्ट आंसर इज ए, माफ करिए डी है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में जो है ये ओपन हुआ है और ये देश का पहली बार यातायात के लिए इस ब्रिज को ओपन किया गया इन्फिनिटी का। तो यहाँ पे देखा जाए दुबई, ठीक है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है, दुबई में एक प्रतिष्ठित इन्फिनिटी ब्रिज को औपचारिक रूप से पहली बार यातायात के लिए खोला गया है। अगर हम इस ब्रिज की बात करें तो इसकी डिज़ाइन क्या है, इन्फिनिटी, जो कि एक गणितीय चिन्ह है, जो कि किसको दोस्तों, ये किसको एक तरीके से वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। इन्फिनिटी मतलब अनंत, ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं, अनंत है। तो एक तरीके से ये सिंबल है किस चीज़ का, ये दुबई की असीमित और अनंत लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, इसमें देखा जाए प्रत्येक दिशा में, इस ब्रिज की बात करें तो प्रत्येक दिशा में 6 लेन हैं और पैदल चलने वाले और साइकिल चालकों के लिए भी यहाँ पे देखा जाए संयुक्त 3 मीटर का ट्रैक है। इस पुल की लंबाई की बात करें तो ये 300 मीटर लंबा है और 22 मीटर चौड़ा ब्रिज है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, ये खोला गया है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। आते हैं अगले प्रश्नों पे। केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है। देखा जाए अगर हम लोग 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत 24 जनवरी से हो जाती है, लेकिन अब सरकार ने कुछ निर्णय लिया और वो है अब जो कि हम जो गणतंत्र दिवस समारोह मनाएंगे अब वो किस दिन से मनाना शुरू करेंगे, 23 जनवरी से, 22 जनवरी से, 21 जनवरी से या फिर 20 जनवरी से। करेक्ट आंसर इज ए, 23 जनवरी से मनाना शुरू करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखा जाए केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और 24 जनवरी को गणतंत्र दिवस जो समारोह की शुरुआत करते थे अब उसको 23 जनवरी को करने का निर्णय लिया है। तो 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला लिया गया है। यह फैसला देखा जाए क्यों लिया गया है, तो इस फैसले को देखा जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को गणतंत्र दिवस के समारोह में शामिल करने के वजह से लिया गया। जैसा कि इस पर जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जो है जन्म दिवस रहेगा और इस उपलक्ष्य में यहाँ से अब जो है इन्हीं के लिए, इनको सम्मानित करने के लिए, इनके सम्मान में जो है अब गणतंत्र दिवस समारोह को हम 23 जनवरी से मनाना प्रारंभ करेंगे।
जैसा कि आप जानते हैं अगर सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी को 1897 में हुआ था। और केंद्र ने जो है इससे पहले जो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो कि 23 जनवरी को मनाई जाती है उसको किस दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया था? पराक्रमण दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया था। ठीक है, और अब इस तारीख में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किया जा रहा है। ठीक है, आप मुझे बताइए केंद्र सरकार के द्वारा कुछ और भी निर्णय लिए गए थे कुछ अन्य तारीखों को भी, जैसे कि 14 अगस्त को किस दिन के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया था? 14 अगस्त बताइए मुझे, ये भी इस वर्ष किस दिन के रूप में मनाया गया था? 26 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा? तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है डेट है जिसके बारे में आप मुझे बताइए। ठीक है, तो जैसा कि आप दोस्तों जानते ही हैं, अगर हम समारोह की बात करें तो 1950 से भारत में 1950 से हर साल जो है राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाता है। और इसी दिन जो है राष्ट्रपति जो है क्या करते हैं? राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। और जो हमारे देश की तीनों सेनाएं हैं, कौन कौन सी? थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये अपने पराक्रम को भी प्रदर्शित करती हैं। और एक तरीके से जो हमारे अलग अलग राज्यों की जो कला है, जो संस्कृति, उससे जुड़ी जो झांकियाँ भी निकलती। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है अभी इस वर्ष, देखिए किस झांकी को जो है पहला पुरस्कार मिलेगा। और ये झांकियाँ क्या करती हैं? हमारे देश की विविधताओं को झलकाती हैं। ठीक है, हमारे देश में जो इतनी सारी विविधताएं हैं और हम उसके बावजूद हम इतने एकजुट होकर के रहते हैं, इसको प्रदर्शित ये झांकियाँ करती हैं। ठीक है, तो यही है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने 100 वर्ष पुराने लोकप्रिय नाटक चिंतामणि पद नाटकम पर प्रतिबंध लगा दिया है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर केरल? करेक्ट आंसर इज बी, आंध्र प्रदेश ने जो है ये इस नाटक पे चिंतामणि पद नाटकम पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि 100 वर्ष पुराना ये लोकप्रिय नाटक था। ये देखते हैं क्या कारण था। तो देखा जाए हाल फिलहाल में देखा जाए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा एक निर्णय लिया गया और उस निर्णय में जो है यहाँ पे लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने वाला एक लोकप्रिय नाटक था जिसको किस नाम से जाना जाता था? चिंतामणि पद नाटकम। उस नाटक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। और इस नाटक का आयोजन जो है 100 वर्षों से किया जा रहा था। अगर हम बात करें कि क्यों किस कारण से किया गया था, तो इस नाटक मंच पे जो प्रतिबंध लगाने का सरकार का निर्णय था उसके पीछे देखा जाए कुछ जो है समुदायों का आपत्ति जताया जाना। ठीक है, किस वजह से? जैसे कुछ समुदाय हैं, उन समुदाय के सदस्यों के द्वारा ये एक जो कि प्रसिद्ध तेलुगु नाटक है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, उसमें कुछ ऐसे संवाद थे, कुछ ऐसे पात्र के चित्रण थे जिन पर जो है कुछ समुदाय के सदस्यों के द्वारा आपत्ति जताई जा रही थी। इस कारण से आंध्र प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है। और वहीं अगर हम इस नाटक के बारे में बात करें जो कि एक प्रसिद्ध तेलुगु नाटक है और इसकी शुरुआत वर्ष 1920 में की गई थी। इस नाटक को किसके द्वारा लिखा गया था, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस नाटक को एक नाटककार थे जिनका नाम है कल्लाकुरी नारायण राव। कल्लाकुरी नारायण राव के द्वारा 1920 में इस नाटक को लिखा गया था जो कि एक प्रसिद्ध तेलुगु नाटक है। और ध्यान रखिएगा वर्ष 2021 में देखा जाए इस नाटक के जो कलाकारों के द्वारा इस नाटक की अपनी शताब्दी समारोह भी मनाया गया था। इस नाटक की विशेषताएं क्या हैं कि ये नाटक है, देखिए नाटक जो होते हैं ना वो किसी न किसी चीज़ पे प्रकाश डालते हैं। ठीक है, एक तरीके से कुछ न कुछ बात जो होती है, इस हर नाटक के कोई ना कोई उद्देश्य होते हैं। तो इस नाटक जो है कुछ विशेष क्षेत्रों पे प्रकाश डालता है जो है लेखक, जैसे कि समाज के कुछ लोग होते हैं वो सामाजिक बुराइयों के कारण किस तरीके से अपने परिवार की उपेक्षा कर देते हैं, अपने परिवार की अवहेलना करते हैं कुछ सामाजिक बुराइयों के कारण। ये नाटक जो है उन पर जो है प्रकाश डालता है, उन विषयों पर प्रकाश डालता था। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए कि चिंतामणि पद नाटकम किस राज्य से, यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने बृहस्पति जैसे ग्रह की खोज की है, उस ग्रह का नाम क्या है? TOI 2090b, TOI 2030b, TOI 2180b या फिर TOI 2170? करेक्ट आंसर सी है, TOI 2080b जो है ये इस नए ग्रह की खोज है जिसको हाल फिलहाल में जो है ये इसका आकार देखा जाए तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बृहस्पति जैसा ये ग्रह है। ये भी चर्चा होने लगी है कि क्या फिर से जो है हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह होंगे इस ग्रह के बाद। तो आइए देखते हैं क्या है। तो हाल ही में देखा जाए खगोलविदों ने बृहस्पति जैसे एक एक्सोप्लैनेट की खोज किया है और इस एक्सोप्लैनेट का जो द्रव्यमान देखा जाए तो ये सूर्य के बराबर है। ठीक है, इसकी खोज देखा जाए जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार देखा जाए इसका नाम क्या रखा है किस ग्रह का? TOI 2180b है। और नामक ये जो एक्सोप्लैनेट है ये पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो ये पृथ्वी से लगभग 379 प्रकाश वर्ष दूर है। इसके औसत तापमान की बात करें तो ये लगभग 170 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि अगर हम सेल्सियस में देखें तो 76 डिग्री सेल्सियस पे है, जो कि देखा जाए आपके जो है पृथ्वी समेत हमारे जो सौरमंडल के कई ग्रह हैं उनकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा अधिक है। ठीक है,
और इसके बारे में, इस ग्रह के बारे में बात करें तो ये ग्रह जो है अपने तारे की परिक्रमा करने में कितने दिन का समय लेता है, तो 261 दिन का ये समय लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ था, ध्यान रखिएगा, इसका नाम ध्यान रखिएगा, TOI 2180b। ठीक है, ये नया जो है ग्रह की खोज की गई है। आइए अगले प्रश्नों पर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजिटल भुगतान सूचकांक, ठीक है, जारी किया गया है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर सेबी? करेक्ट आंसर इज सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिजिटल भुगतान सूचकांक जो है वो जारी किया गया। आइए देखते हैं डिजिटल भुगतान सूचकांक में क्या है स्थिति भारत की। तो देखा जाए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया गया है। अगर हम इस सूचकांक की बात करें तो देखा जाए यहाँ पे डिजिटल जो है, डिजिटल तरीके से जो पेमेंट होता है उसमें क्या दर्शाया है कि ये बढ़ा है कि घटा है। तो देखा जाए यहाँ पे सितंबर 2021 की बात करें तो सितंबर 2021 में RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में देखा जाए तो ये कितना रहा है, 304.4 पे रहा है। और अगर यही मार्च की तुलना में, जो कि क्या है, मार्च में कितना था, मार्च 2021 में कितना था, 270.59। और अगर हम वही लास्ट सितंबर की बात करें, एक साल पीछे जाएं तो कितना था, 217.74। तो एक तरीके से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, सुधार, यानी कि जो डिजिटल पेमेंट जो सिस्टम है हमारे देश का, यानी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं और ये ग्रोथ दिखता जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे वर्ष 2020 की तुलना में सितंबर में देखा जाए 217 पॉइंट कुछ था, वहीं अगर हम 2021 की बात करें तो ये कहाँ पे, सितंबर 2021 में देखा जाए कितना हो जाता है, 304 पे पहुँच गया है। RBI के मुताबिक देखा जाए, यानी कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में सूचकांक से हमें क्या पता चलता है कि देश भर में डिजिटल भुगतान में तेजी से वृद्धि हुई है। इस सूचकांक में जो आधार, देखिए कोई भी जब हम इंडेक्स जारी करते हैं तो कुछ आधार वर्ष है, तो RBI ने जो ये डिजिटल भुगतान सूचकांक जो जारी किया गया उसका आधार देखिए मार्च 2018 को जो इसने आधार वर्ष घोषित किया है। ये मार्च 2021 से RBI जो है यह सूचकांक छमाही आधार पर 4 महीने के अंतराल पर जारी कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आइए और हम जैसा कि RBI के बारे में भी देख लेते हैं। RBI की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, कई बार आप लोगों से पूछा गया, आई थिंक अब तो आप लोग को बिल्कुल रट सा गया होगा। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी, किस एक्ट के द्वारा, RBI एक्ट 1934 के तहत जो है RBI की स्थापना हुई थी। और RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। आपको क्रम पता होना चाहिए, किस क्रम पे शक्तिकांत दास जो है, तो 25वें नंबर पे हैं क्रम के माध्यम। ठीक है, आइए अगले प्रश्नों पे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में निम्न में से किसे लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति जो बाइडेन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग या फिर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन? करेक्ट आंसर इज ए, भारत के राष्ट्रपति को जो है ये भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। तो यहाँ पे देखा जाए ये एक अमेरिका की ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर है जिसका नाम मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस है और इसने विश्व के 13 नेताओं की सूची में सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इसके सूची के आधार ये जो 13 देश कौन कौन से थे, 13 देशों देखा जाए इसमें 13 देशों के नेताओं की रेटिंग की गई थी और ये 13 देश में देखा जाए भारत है, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, मैक्सिको, साउथ कोरिया, स्पेन, जापान और ब्रिटेन शामिल थे। इस यह रेटिंग देखा जाए दोस्तों, ये हर देश के जो वयस्क नागरिक हैं उन वयस्क नागरिकों को 7 दिन की जो मूविंग एवरेज पर आधारित ये रेटिंग थी और इसमें देखा जाए इस 7 दिनों के अंतर्गत जो एवरेज जो रेटिंग निकाली गई इसमें सबसे लोकप्रिय नेता उभर के कौन निकले? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पसंदीदा नेताओं की सूची में करीब 71% रेटिंग के साथ जो है प्रथम स्थान पर रहे। अगर हम वहीं अमेरिका जो कि विश्व का सबसे ताकतवर देश है वहाँ के जो हम राष्ट्रपति की स्थिति की बात करें तो जो बाइडेन जो है 43% इनको रेटिंग मिली और इसी के साथ साथ ये 6वें स्थान पे थे। दूसरे स्थान की बात करें तो 66% वोट के साथ देखा जाए मैक्सिको के राष्ट्रपति जो हैं वो एडन मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर जो हैं वो दूसरे स्थान पे थे और देखा जाए तीसरे स्थान पे इटली के जो राष्ट्रपति हैं मारियो ड्राघी जो हैं वो 60% वोट के साथ तीसरे स्थान पे थी। ये देखा जाए इस रिपोर्ट के बारे में तो अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट वैश्विक स्तर पर गवर्नमेंट लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग और कंट्री जो है ट्रेजेक्टरी का ट्रैक करने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपके सामने
यहाँ पे ये हमें रिपोर्ट देखने को मिल रही है। ये जैसा कि आपके सामने एक चार्ट है जिसमें सबसे पहले स्थान पे कौन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कितने परसेंट था, 71%। दूसरे स्थान पे मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है लोपेज ऑब्राडोर है, ठीक है। इस तरीके से आप इस चार्ट को देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें 6वें स्थान पे कौन देखने को मिल रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति। 5वें स्थान पे देखिए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न पे, और हमारा अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर के एक स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, जापान या फिर मॉरिशस? करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। मॉरिशस की सरकार ने किया है ये फैसला। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो मॉरिशस की सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में जो भारत का समर्थन मिला, उस समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम उन्होंने महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। मॉरिशस सरकार ने देखा जाए देश के विकास परियोजनाओं में भारत की तरफ से जो की जा रही मदद है उस पर उसने आभार जताया, और उस आभार जताते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है कि एक जो है स्टेशन का नाम वो महात्मा गांधी जी के नाम पे रखेंगे, ठीक है, हमारे राष्ट्रपिता के नाम पे। यहाँ पे देखा जाए भारत के प्रधानमंत्री की बात करें, भारत के प्रधानमंत्री और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री जिनका नाम है प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ, इन दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से देखा जाए इस परियोजना का उद्घाटन किया है। भारत की बात करें तो भारत जो है मॉरिशस के मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के लिए 527 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता दिया है, जिसमें से देखा जाए 267 मिलियन डॉलर जो है वो ग्रांट के तौर पे दिया है, और वहीं 260 जो है वो मिलियन जो है कर्ज के तौर पे दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए दोनों देशों के बीच ग्रांट मदद और छोटी विकास परियोजनाओं को लेकर के एक समझौता ज्ञापन भी हुआ है, ठीक है। मॉरिशस की बात करें दोस्तों तो मॉरिशस जो कि ईस्ट अफ्रीका का एक देश है, और ये हिंद महासागर, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लोकेशन देखिए ये हिंद महासागर है, और हिंद महासागर में ये देखा जाए मेडागास्कर, और मेडागास्कर के देखा जाए पूर्व में एक द्वीपीय देश है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए मॉरिशस का मैप देख लीजिए, छोटा सा द्वीप है, हिंद महासागर में स्थित है मॉरिशस, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों, पोर्ट लुइस है। और मॉरिशस की अगर हम करेंसी की बात करें तो मॉरिशियाई रुपया जो है वो यहाँ की करेंसी है, और जैसा कि प्रधानमंत्री के बारे में हम लोगों ने बात किया, प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। देखिए जब हिंद महासागर में बात कर रहे हैं, हिंद महासागर के कुछ द्वीप दिए हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे भारत है, यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे मालदीव है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए हमें कुछ आर्किपेलागो दिख रहे हैं जिसका नाम क्या है, डियागो गार्सिया। दोस्तों मुझे आंसर करिए, डियागो गार्सिया जो है वो किस देश का है, ठीक है, इस पे किस देश का अधिकार है, और ये किन दो देशों के बीच में डियागो गार्सिया को लेकर के विवाद चल रहा है, किन दो देशों के बीच में ये विवाद का मुद्दा है। और यहाँ पे हमें चागोस, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, डियागो, माफ़ करिएगा, यहाँ पे जो चागोस है, माफ़ करिएगा चागोस है, और यहाँ पे देखा जाए तो चागोस को लेकर के, ठीक है, मेरा ये प्रश्न था कि ये जो चागोस द्वीप है इसी का हिस्सा है डियागो गार्सिया। तो यहाँ पे जो चागोस है, चागोस द्वीप ये किन दो देशों के बीच में विवाद का कारण है, और ये जो डियागो गार्सिया इस पे किस देश का एयरबेस है, ठीक है, ये मुझे आंसर करिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं आज का हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे पे। सबसे पहला हमारा फैक्ट्स है कि AFC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश किया, ये करेगा भारत, ठीक है, भारत करेगा AFC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की। 155 दिन में अकेले माइक्रोलाइट विमान से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र यानी कि मात्र 19 वर्ष की थी ये पहली महिला बन गई हैं। ये कौन है, यहाँ पे देखिए बेल्जियम ब्रिटिश पायलट है जिनका नाम है ज़ारा रदरफोर्ड। यहाँ में तस्वीर देख सकते हैं, इन्होंने देखा जाए पूरी दुनिया का लगभग इन्होंने चक्कर लगाया है, और ये सबसे कम उम्र की हैं, ये पहली महिला ये बन गई मात्र 19 वर्ष में, इन्होंने 155 दिनों में। अगला हमारा ICC की ओर से चुनी गई विश्व की टेस्ट एकादश में भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली। कौन कौन से भारतीय खिलाड़ियों को, तो रोहित शर्मा को, R अश्विन को और ऋषभ पंत को मिली है। प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो फाइजर के प्रमुख हैं अल्बर्ट बार्लो को देखा जाए तो जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है ICC की ओर से विश्व की श्रेष्ठ वनडे महिला टीम में 2 भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी गई है, और ये कौन सी 2 भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको ICC की ओर से विश्व की श्रेष्ठ वनडे महिला टीम में जगह मिली है, तो मिताली राज और झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एक्सपेंटेंस स्टीयरिंग ग्रुप भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया है, तो पेटीएम के संस्थापक है जिनका नाम है विजय शेखर शर्मा, ठीक है। अगला हमारा इफ्को यानी कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन इफ्को के 17वें अध्यक्ष बनाएंगे किसे, दिलीप संघानी को बनाया गया है।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने अपने हालिया शोध के आधार पर वर्ष 2021 में बच्चों के लिए किस शब्द को चुना? देखिए, चिंता, एंजाइटी। बच्चों में एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, खासकर पेंडेमिक की वजह से। जिस तरीके से उनका सोशल मूवमेंट पूरी तरीके से, सोशल मोबिलाइजेशन पूरी तरीके से समाप्त खत्म हो गया। पेंडेमिक के कारण जो लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन के दौरान वो घर में रहने लगे। इसके अंदर उनके अंदर एंजाइटी जैसी चीज़ें पाई गई बहुत ज़्यादा इस शब्द का। तो बच्चों के शब्द यानी कि जो 2021 के बच्चों के शब्द के रूप में जो चुना गया वो एंजाइटी यानी चिंता को चुना गया। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने। अगला हमारा 2021 के लिए आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है। किससे? पाकिस्तान कप्तान है जिनका नाम है बाबर आजम। ठीक है, और लास्ट है हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे में कि विदेशी टीमों के घर पर एक दिवसीय इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। किनका नाम? उनका नाम क्या है? विराट कोहली। तो दोस्तों ये था हमारा 10 फैक्ट्स ऑफ द डे। अब आते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल पे। उत्तर प्रदेश स्पेशल में सबसे पहला है कि उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों नोएडा में किया गया। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का पहला है, पूरे देश का पहला जो है वायु प्रदूषण रोधी टावर कहाँ स्थापित किया गया? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस सम्मेलन का विषय क्या था? स्वास्थ्य और रोगों की नई प्रवृत्तियां। ध्यान रखिएगा, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और इसका विषय क्या था? स्वास्थ्य और रोगों की नई प्रवृत्तियां। नेक्स्ट है टाटा पावर के द्वारा प्रदेश में 2 सौर ऊर्जा परियोजनाओं के जो है चालू करने की घोषणा की गई, और ये 2 परियोजनाएं किन जिलों में? प्रयागराज में और बांदा में किया जाएगा। ठीक है, टाटा पावर्स के द्वारा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा आंकड़ा जारी किया गया था, और इस आंकड़े के अनुसार देखा जाए उत्तर प्रदेश का बेरोजगारी प्रतिशत कितना है? 4.8% है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया था, और इस लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत का, उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा है? 6वां स्थान था। ठीक है, तो ये था हमारा 5 जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में। क्वेश्चन ऑफ द डे में हमारा क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका में भारत के कितने अस्थायी अनुसंधान बेस हैं और उनके नाम क्या हैं? ठीक है, तो आप बताइए कितने जो हैं अंटार्कटिका में भारत के अस्थायी अनुसंधान बेस हैं। ध्यान रखिएगा, इस बार पीसीएस में भी ये प्रश्न आया था। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स से संबंधित जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से जाके डेली के करंट अफेयर्स जो हैं वो डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें ज़्यादा दोस्त, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं मिले। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।